अपने रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाते हैं मित्र। हमने अध्याय 2 देख लिया था, अध्याय 3 को भी हम रिवीजन उसी अब फास्ट पेस में करेंगे, थोड़ी गति बढ़ाते चलेंगे। और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं मैं आपको फटाफट आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो रिवीजन हो रहा है आप लोगों ने 1 या 2 बार एटलीस्ट ये एक्ट को पढ़ लिया होगा। चलिए, ये जो एक्ट है अध्याय 3, सॉरी, इस अध्याय 3 में आपको मैंने स्टार्टिंग में एक सेक्शन की सूची दी थी कि जो जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं वो तो एक बार रट लेना भैया। अगर वो आपको याद नहीं है तो अंदर मत घुसना। पहले जो जो आने वाले अपने 8-9 अध्याय हैं उन 8-9 अध्यायों के नाम और उनमें जो भी सेक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो अध्याय 3 किससे रिलेटेड है? कार्य संचालन और इस कार्य वार्ड समिति से। कार्य संचालन और वार्ड समिति मित्रों, इसमें 51 से 66 तक के सेक्शन हम देखेंगे, बट इसमें से पक्के 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो हर इस सेक्शन में से एक प्रश्न बनता है, लेकिन मुझे ऐसा गट फीलिंग आती है कि इसमें 2 या 3 प्रश्न आपके जरूर आएंगे। चलिए, 51वां क्या कहता है? ये बेसिकली नगर पालिका के बैठकों के बारे में बात करता है। और इसमें भी ये कहता है व्यष्टि सदस्यों से। व्यष्टि समष्टि आपको मालूम है, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल सदस्य की बात कर रहा है, उनके अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? और वो भी कौन सी? बैठकों के। अब एक बात ध्यान रखना मेरे मित्र, नगर पालिका में बैठकों के माध्यम से कार्य संचालन होता है। इसमें 2 तरह की बैठकों का जिक्र है, साधारण और विशेष। साधारण बैठकों की मैं बात करूं तो उन्होंने तय कर रखा है कि 60 दिन में एक बार होगी, मतलब वर्ष में कितनी बार हो गई? 6 बार। एग्जामिनर अपन को ये देगा 60 डेज में एक बार। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बैठक होनी ही चाहिए। ये तो हो गई साधारण बैठक। कुछ विशेष बैठक होती हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था आ गई या ऐसा विषय आ गया जिस पर तुरंत बैठना है, तब क्या होगा? तब एक संकल्प पारित किया जाता है और वह विशेष बैठक के लिए 1/3 सदस्य, क्या 1/3 सदस्य अध्यक्ष को संकल्प प्रस्तुत करते हैं। और जैसे अध्यक्ष के पास ये संकल्प पहुंचता है, अध्यक्ष को 7 दिन में ये बैठक करनी पड़ेगी। ये दोनों बात को अच्छे से ध्यान कर लेना, अच्छे पॉइंट है ये, इन दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें एक लकुना और आ जाता है कि यदि अध्यक्ष ने 7 दिन में बैठक नहीं बुलाई तो क्या करेंगे? देखो, 7 दिन में अध्यक्ष ने बैठक नहीं बुलाई तो आप बनने वाले हैं सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है, नगर पालिका आप अधिकारी बनेंगे। ये जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है फिर क्या ये बैठक बुलाएगा, और ये कब बुलाएगा? अगले 10 दिन। तो 7 दिन में नहीं आई तो नेक्स्ट 10 डेज, एक तरीके से 17 दिन हो गए। ये 17 और ये कॉम्प्लिकेसी में मत जाना, वो तो सीधे सेक्शन की जो लैंग्वेज है उसको उठा के बात करेगा। तो 10 अगले 10 दिन, सीएमओ अगले 10 दिन, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। सीएमओ का अगले 10 दिन के अंतर्गत उसके भीतर बैठक उसको बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट 52, व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार। व्यष्टि से मतलब वो इंडिविजुअल सदस्यों की बात हो रही है। इसमें क्या सदस्यों के अधिकार होंगे? आप भैया पार्षद चुन के जा रहे हो तो सबसे पहला आपका क्या है? आप वहां पर अपने प्रश्न पूछ सकते हो, कोई संकल्प पारित करवा सकते हो। ठीक है, मतलब संकल्प को प्रस्ताव के रूप में लेके आ सकते हो बैठकों में। सबसे बड़ा मूल काम आपका यही है। दूसरा कि आपको लगता है कि मुझे जो अभिलेख हैं उनका निरीक्षण करना है, तो सदस्य होने के बाद ही आपको बिना कोई फीस दिए आप क्या कर सकते हो? अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हो, मतलब रिकॉर्डों का निरीक्षण कर सकते हो। क्लियर है? और कोई भी आपको लगता है कि जिस वार्ड के आप सदस्य हो, मतलब जिस वार्ड के आप पार्षद हो, लोक हित में आपको कोई विषय उठाना है तो आप यहाँ पर नगर पालिका में अपनी बात रख सकते हो। वहाँ के कर्मचारी, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उन समस्याओं को और उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? इतनी सी बात है। तो 3 बातें हो गई इसमें। प्रश्न हो गया, और प्रश्न के अलावा अगला हो गया आपका रिकॉर्डों का निरीक्षण। फीस लगेगी क्या इसमें? कोई फीस नहीं लगेगी इसमें।
इसमें कोई फीस नहीं लगेगी। और ध्यान आकर्षण, और क्या करेंगे मेरे मित्रों, ध्यान आकर्षण करेंगे। क्लियर? तिरपन, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। इसमें से भी एक प्रश्न बनता है। देखो, इसमें प्रश्न ये बनता है कि अध्यक्ष के खिलाफ आपको अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है, तो ये ध्यान रखना एटलीस्ट 3/4 3/4 सदस्य आपको मिलने चाहिए। ये साइन करके एक लिखित प्रस्ताव भेजेंगे। किसको भेजेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जिला कलेक्टर को भेजेंगे। ये 3/4 सदस्य जिला कलेक्टर को साइन करके भेजेंगे संकल्प कि भैया हमें क्या करना है, इसको अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है। फिर जिला कलेक्टर क्या करेगा, 30 दिन के भीतर नगर पालिका में बैठक बुलाएगा। 30 दिन के अंदर नगर पालिका में बैठक आयोजित करेगा। इतनी सी बात ध्यान रखना। क्लियर है? अच्छा, ऐसा प्रस्ताव यदि पास हो गया तो, ऐसा प्रस्ताव पास हो गया तो फिर अध्यक्ष अपने कुर्सी से चले जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? दूसरी बात, ऐसा अविश्वास प्रस्ताव जब आप अध्यक्ष बने उसके 2 वर्ष के भीतर स्टार्टिंग के नहीं लाया जा सकता। ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, सपोज करो और अभी जैसे 2025 है तो 27 तक तो आपका ला नहीं सकता, 28 में आप लेके आए। ठीक है, 28 में लेके आए। अब एक बार अविश्वास प्रस्ताव लिया है तो फिर ये अगले 2 साल तक भी आप ये ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लेके आ सकते। क्लियर है? अगले 2 वर्ष तक के लिए भी नहीं लेके आ सकते, ये ध्यान रखना। मेन क्या है, 3/4 कौन किसके पास जाएगा, ये जिला कलेक्टर लेके बैठेगा, क्योंकि अध्यक्ष के खिलाफ तो आ ही रहा है, तो फिर कौन लेके बैठेगा, जिला कलेक्टर। क्लियर? और इसमें एक बात और ध्यान कर लेना, जैसे उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ 1 साल बाद ही उपचुनाव हो गया, तो आपके लिए कितना टर्म बचा, 4 साल बचा। कितना बचा, 4 साल। तो इसमें ये कह रखा है कि यदि उपचुनाव होता है तो जितना भी आपका टर्म बचा है एटलीस्ट उसकी आधी अवधि हो जानी चाहिए। तो उसके पश्चात ही आप क्या ला सकते हो, उसके पश्चात ही आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मेरे मित्र इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट है वार्ड समिति का गठन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको भी ध्यान ही है, नगर पालिका में कोई भी कार्य होता है तो कमेटी के माध्यम से होता है। क्लियर है? तो वार्ड समिति का गठन कैसे होगा ये देख लो। देखो, एग्जीक्यूटिव वो आगे आ जाएगा। चलो, वार्ड समिति के गठन की बात करूं तो ये ध्यान रखना, ये कमेटी जहां वहां बनेगी जहां पर उस क्षेत्र की आबादी कितनी होगी, 3 लाख से अधिक होगी। क्लियर है? क्या एक वार्ड के लिए एक ही समिति होगी, क्या नहीं, एक वार्ड में 1 से 2 भी, 1 से अधिक समितियां भी हो सकती हैं। ये पॉइंट भी क्लियर है आपको? अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना, कमिटीज में जो मेंबर्स बनेंगे, जो सदस्य बनेंगे, ये निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। निर्वाचित भी होते हैं और मेरे मित्र मनोनीत भी होते हैं। क्लियर है? आप इसमें कोई समस्या? एक बात का और ध्यान रखना, ये जो सदस्य बनेंगे मनोनीत वाले, इसमें एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट है। क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपने 21 वर्ष देखी, यहाँ पर कम से कम ऐसा मनोनीत सदस्य कौन होगा, एटलीस्ट 25 वर्ष का होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, उसको विशेष ज्ञान होना चाहिए, किसका, नगर पालिका के संबंधित। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं जितने मनोनीत सदस्य होते हैं, समझ गए? और ये निर्वाचित कौन होते हैं, वार्ड के सदस्य होते हैं। ये अच्छा पॉइंट बनता है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। सारे सदस्य चुन लिए जाएंगे, उसकी प्रथम बैठक में ही हम क्या करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। यहां पर हम क्या कर लेंगे मेरे मित्र, अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। कार्यकाल कब तक रहेगा इसका, समिति का, जब तक नगर पालिका रहेगी तब तक इसका क्या रहेगा मेरे मित्र, कार्यकाल रहेगा। इसमें एक शब्द काम में लिया जाता है, सहविस्तारी।
कार्यकाल के लिए एक शब्द इसमें काम में लिया जाता है सहविस्तारी। सहविस्तारी से तात्पर्य हो गया कि जब तक नगर पालिका का टर्म रहेगा तब तक ये समिति रहेगी, ये इसमें कहता है भैया। मेरे मित्र, इसमें जो भी कमेटी बनेगी वो कितने वर्ष के लिए बनेगी? 1 वर्ष के लिए बनेगी। हर साल एक नई कमेटी बनेगी। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान कर लेना आप, है ना, 1 2 3 4 5, एक पॉइंट और आप ध्यान कर लेना कि समिति की जो भी बैठक होगी, तो क्या एक आदमी पहुंचते ही बैठक चालू हो जाएगी? क्या 2 आदमी बैठ जाते ही बैठक चालू हो जाएगी? नहीं। इसमें कहते हैं कि कोरम जो है, बैठक का जो कोरम है, गणपूर्ति है, वो 1+2 है। 1 कौन है? अध्यक्ष है। मतलब अध्यक्ष सहित कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, मतलब कुल हो गए 3। उसके पश्चात क्या हो जाएगा? ये बैठक चालू होगी। इससे कम जने हैं, 3 जने से कम, तो बैठक चालू नहीं होगी। ये गणपूर्ति से संबंधित है। समितियां, अब इन समितियों के माध्यम से अपना कार्य चलाते हैं, कमिटीज के माध्यम से। इसमें एक इंपॉर्टेंट कमेटी आती है मेन, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालक समिति, एग्जीक्यूटिव कमिटी। इसकी फॉर्मेशन समझ लेना, इसमें से एक प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। कार्यपालक समिति आपको पता ही होगा। देखो, ये जैसे ही नगर पालिका का चुनाव हो गया, ठीक है, तो आपको 90 दिन के भीतर 90 दिन के भीतर ये आपको बनानी पड़ेगी। क्लियर है? कौन कौन होंगे इस समिति में? अध्यक्ष तो होगा ही होगा, उपाध्यक्ष भी होंगे ही होंगे, और विपक्ष का नेता होगा ही होगा। इन 3 चीज में कोई दिक्कत है क्या? ये 3 तो होंगे होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता। और कौन होंगे? अब देखो, इसमें मेरे मित्र एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इस पे और ध्यान दे देना। चौथा कौन होगा? देखो, नगर पालिका यदि बोर्ड है और नगर परिषद और नगर निगम, इस केस में ध्यान रखना कि जो निर्वाचित सदस्य हैं बोर्ड में, तो 5 से अधिक नहीं होने चाहिए। क्लियर? सदस्य होंगे। नगर परिषद और नगर निगम में 7 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इन 7 में से 2 फीमेल मेंबर होंगी, ये अनिवार्य है। 2 फीमेल मेंबर होंगी। तो ये कार्यपालक समिति की क्या है? फॉर्मेशन है। जब गठन होगा तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, और नगर पालिका बोर्ड में जो निर्वाचित सदस्य हैं, ऐसे 5 निर्वाचित सदस्य होंगे, 5 से अधिक नहीं हो सकते। और नगर परिषद और नगर निगम में 7 से अधिक नहीं हो सकते, और उन 7 में से भी 2 आपकी महिलाएं होनी चाहिए। क्लियर है? क्या इन कार्यपालक समिति से आपका काम चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा। उसके लिए आपके लिए अन्य आपको समितियां भी गठित करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो कार्यपालक समिति के अलावा जो अन्य आप जो भी समिति गठित करेंगे, उसमें मैक्सिमम कितने सदस्य होने चाहिए? 10 सदस्य होने चाहिए। एक बात और ध्यान रख लेना, इसमें जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होगा वो इस समिति का क्या होगा मेरे मित्र? पदेन सचिव होगा। पदेन सचिव होगा। इसमें भी एक बात और ध्यान कर लेना कि अन्य जो भी समितियां बनेंगी काम चलाने के लिए, उसमें 10 से अनधिक सदस्य होंगे। कौन कौन सी वो समितियां हैं वो मैं आपके साथ अभी चर्चा कर लूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात और इसमें आप ध्यान करना। देखो मित्रों, क्या होता है कि क्या कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि केवल इन समितियों से काम नहीं चलता, तो इस एक्ट में ये व्यवस्था कर रखी है कि इसके अलावा भी आप कुछ समितियां गठित कर सकते हो। कुछ ऐसा का नवीन विषय आ गया, सपोज करो ये अमानिशा नाला बनाया आपने, यहाँ पे द्रव्यवती नदी के लिए आपने जगह निकाली, तो उसी के लिए आपने समिति बना दी कि व्यवस्थाएं देखने के लिए इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वायबल है या नहीं है, उसके लिए आपने कोई समिति बना दी, तो ये इन समितियों से अलग हो जाती है। तो ध्यान रखना, इसमें कुछ संख्या दे रखी है। यदि 50 वार्ड हैं, 50 वार्ड हैं, 50 वार्ड वाली नहीं, इसमें आप यूँ करना 864 है ना, नगर निगम। यदि नगर निगम है तो ऐसी आप 8 समिति बना सकते हो अलग से। इनके अलावा भी नगर परिषद है तो 6 बना सकते हो, नगर पालिका बोर्ड है तो 4 समितियां बना सकते हो। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना।
क्लियर है। अब कौन कौन सी समिति बनेगी आप ध्यान कर लो। देखो फाइनेंस वित्त समिति हो गई, रोशनी की हो गई, स्वच्छता से रिलेटेड हो गई, एक भवन अनुज्ञा से रिलेटेड हो गई, एक इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना गंदी बस्ती सुधार समिति हो गई, हाँ, और आपके रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड समिति हो गई। एक आपकी हो जाएगी अपराध शमन, क्या हो जाएगी मेरे मित्र, अपराध शमन समिति हो जाएगी। ऐसी मोटी मोटी समितियाँ होंगी। ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ध्यान में होगा ही होगा, आपको सबको ये ध्यान में होगा ही होगा। अब ये जो समितियां बन रही है ना, इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, आप ये ध्यान रखना। ये जो मैंने आपको समिति के नाम बोले, इन समितियों में दो समितियां विशेष रूप से ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी आपकी स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसमें ध्यान देना। क्लियर। एक हो गई रोशनी। रोशनी कहां पर? सार्वजनिक स्थान, भवन, ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर, भवनों पर और रास्तों पर, है ना। रोशनी के लिए जो समिति बनेगी, इसमें इस पॉइंट से रिलेटेड आप एक से अधिक समितियां भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सार्वजनिक स्थान, मार्ग, भवन। अब देखो इसमें ध्यान रखना, यदि 50 वार्ड हैं आपके, तो ये जो दो समितियों की मैंने आपसे चर्चा करी है, 50 वार्ड तक आप एक समिति ये बनेगी। कौन सी? स्वास्थ्य और स्वच्छता और रोशनी से संबंधित। क्लियर है। और यदि 51 से 75 है तो ध्यान रखना दो कमेटी बनेगी। और यदि 75 से अधिक हैं, तो ऐसे 75 से अधिक वार्ड हैं तो 3 कमेटी बनेंगी। तो क्या बनेगी मेरे मित्र? 3 कमेटियां बनेंगी। ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये बारीक बात है। क्या बात है? बारीक बात है। एक बार मैं इसको ना आपके साथ दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ समितियों के बारे में। 55 नंबर है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है 55, ये कमेटी है उसका। 55 नंबर कार्यपालक समिति। इसमें कौन सी है? कार्यपालक समिति। अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, और नगर पालिका बोर्ड है तो उसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यदि न परिषद और निगम है तो 7 से अधिक सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। उसमें 2 महिलाएं होंगी। और पदेन सचिव CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होगा। इसके अलावा भी आपको काम चलाने के लिए अन्य समितियां बनानी होती हैं, उनमें 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। कौन कौन सी समितियां आप सबको ध्यान में ही है? वित्त हो गया, स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गई, भवन अनुज्ञा हो गया, रूल्स रेगुलेशन हो गए, गंदी बस्ती सुधार से संबंधित हो गया, अपराध शमन हो गया आपके लिए, नियम उपनियम हो गए, और अपने वो महिला और बच्चों से संबंधित हो गई, महिला और बाल विकास हो गई, गरीबी उन्मूलन से संबंधित हो गई, PDS जरूरतमंद के लिए जो भोजन व्यवस्था, वो सब इसके अंतर्गत आ जाती है। क्लियर है? ठीक है। और क्या बात करनी है इसमें? ये जो कमेटी के कार्य हैं इसमें ध्यान कर लेना। ये जो धारा 55 में कमेटी के कार्य हैं, ये इसी 55 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और कृत्य का निर्वहन कर सकते हैं। ये धारा 55 इनको ये कार्य करने की ताकत भी देती है। क्लियर है? चलो, एक बात और ध्यान कर लेना, जैसे जो कमेटियां हैं इसमें राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि ऐसी अन्य कमेटी की संख्या में कुछ बढ़ोतरी करनी है तो कर सकती है। 56 सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे? कहने की मतलब ये है कि भैया कि जो सदस्य थे निर्वाचित सदस्य, उनके अलावा भी यदि आपको इसमें किसी को इंडल्ज करना है तो कैसे करेंगे? देखो 56 में से भी बड़ा प्यारा एक क्वेश्चन बनता है। एक बात और ध्यान रखना, क्यों करेंगे हम एक्स्ट्रा सदस्यों की नियुक्ति? वैसे तो पॉलिटिकली मोटिवेट रहता है, लेकिन इनका आशय ये था कि किसी को विशेष इसमें क्या है, अर्हता है किसी कार्य में, तो हम क्या कर सकते हैं, इन समितियों में उनको ऐड कर सकते हैं। सपोज करो वित्त समिति में किसी को फाइनेंस की जबरदस्त नॉलेज है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो, इसमें सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन उसके लिए भी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? आपको पता ही होगा कि नगर पालिका में कम से कम आधे सदस्य क्या करेंगे, ऐसा संकल्प समर्थन के माध्यम से पारित करेंगे। क्लियर है? उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो,
उसको शामिल कर सकते हो। क्लियर है? मतलब कि आपकी समिति है, 10 जने हैं, 10 में से 6 जनों ने बोला या 5 जनों ने बोला कि हमें यार ये इस व्यक्ति की आवश्यकता है जो इसमें विशेष अहर्ता रखता है, तब आप क्या कर सकेंगे, उसको शामिल कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखना, कितने चाहिए, 50% सदस्यों से समर्थित संकल्प होना चाहिए, तो आप क्या कर पाएंगे, ऐसे विशेष अहर्ता रखने वाले व्यक्ति को शामिल कर सकेंगे। ऐसे कितने हम सदस्य शामिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनकी संख्या, जो समिति की कुल संख्या है, वह 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब जैसे यदि सपोज करो 9 है, तो 3 से अधिक इस प्रकार के आप मेंबर, कौन से, सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखना। अच्छा, एक छोटी सी बात और रह गई थी, ये समिति की जो बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे, ये जो हमने समितियों की बात करी है, ये कब, इसके लिए भी कोई टाइम ड्यूरेशन है कि कब तक समिति गठित करनी है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। नगर पालिका के गठन के 90 दिन के अंदर अंदर आपको नगर पालिका द्वारा ये समितियां गठित की जाएंगी। ठीक है? अच्छा, 90 दिन में यदि आप सफल नहीं हुए तो जनता का तो काम अटक ही रहा है ना, जनता दुख पा रही है, तो फिर क्या करेगी, राज्य सरकार ऐसी समितियों को गठित कर देगी। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। नब्बे दिन में गठित करनी है, 90 दिन में गठित करनी है, ये आप ध्यान रखना। 55 हो गया, 56 अपन ने देख ही लिया मेरे मित्र। समिति का अध्यक्ष, 57 नंबर, समिति के अध्यक्ष के लिए बात कर लेते हैं। अच्छा, आपने उस समिति के अध्यक्ष का पहले देख लिया था कि भैया उसको अपना यदि इस्तीफा देना है तो किसको सौंपेंगे, ये आपने देखा ही था ना। चलो, अब इसमें लेकिन कार्य समिति के कार्य से संबंधित बात हो रही है। किसी भी समिति में यदि अध्यक्ष है तो वो क्या हो जाएगा, उसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। यदि किसी समिति में उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उसका क्या हो जाएगा, समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर है? और नगर पालिका जो है स्वयं, यदि ये दोनों ही नहीं है तो सदस्य को उस समिति के अध्यक्ष के रूप में क्या करेंगे, आपस में सब बैठ के तय कर लेंगे, वो क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, पदेन सचिव तो आपने देख लिया, कार्यपालक समिति में कौन होता है, कार्यपालक समिति में जो अपना पदेन सचिव है वो सीएमओ साहब होते हैं। और इसमें बस ये इतनी सी बात है, इसमें से प्रश्न मेरे हिसाब से कोई बनता है नहीं वैसे, इसमें इतनी बात है बस, है ना। समिति में यदि अध्यक्ष स्वयं है तो वो स्वयं हो जाएगा, उपाध्यक्ष है लेकिन उस समिति में अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बन जाएगा। और सदस्य यदि ये दोनों ही नहीं है तो सदस्यों में से नगर पालिका खुद तय कर देगी। क्लियर है? अगर नगर पालिका भी तय नहीं करती है तो सदस्य अपनों में से ही अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। ये आप ध्यान कर लो, बस इतनी सी बात है इसमें। 58, अब बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव बैठक में नहीं आएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, हटाया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन अपने देखे थे 14, 21 और 24 में, ये भी देख लो। बैठक हमने देखी थी, प्रत्येक 2 माह में बैठक होनी चाहिए, मतलब 6 बैठकें होनी चाहिए। क्लियर है? और उसमें देखा था अपन ने कि कोई भी समिति का अध्यक्ष यदि 15 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला सकता है। मतलब कोई सदस्य था कि समिति का अध्यक्ष था और वो ही नहीं है उस समिति में, और बैठक तो अपन को बुलानी है, तो वह बैठक 15 दिन तक यदि वो अध्यक्ष उस समिति का नहीं आता है तो या तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष है ऐसी बैठक बुला सकता है। इसमें एक बात ध्यान देने की बात और है, विशेष बैठक। विशेष बैठक क्या कहती है, देखो, कम से कम 2 सदस्य यदि लिखित में अनुरोध कर देते हैं, कोई उनको ऐसा लगता है कि कोई आवश्यक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए बातचीत करनी है, तो वो क्या करेंगे, उस समिति के कम से कम 2 सदस्य एक लिखित में अनुरोध करेंगे अध्यक्ष को कि साहब हमें एक विशेष बैठक बुलानी है, हमें एक विशेष बैठक बुलानी है। एटलीस्ट
2 सदस्य, एटलीस्ट 2 सदस्य। अब देखो आवश्यक बैठक विशेष बैठक है, और ऐसी बैठक फिर 2 दिन के भीतर भीतर समिति की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, 2 दिन के भीतर। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, किसके पास जाएंगे? अध्यक्ष, ठीक है ना। फिर अध्यक्ष भी आवश्यक समझता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, ऐसी विशेष बैठक बुलानी चाहिए, तो बुला ली जाएगी। ये 2 और 2 याद रखना, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। विशेष बैठक 59, समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका की अध्यक्ष अपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। सरल है, इसकी बड़ी लैंग्वेज में मत जाना। कुल मिला के बात यह है कि नगर पालिका में कोई भी खर्चा करोगे आप, तो बिना बजट अनुमोदन के आप ये खर्चा नहीं कर सकते। कहने की मतलब ये कि जो भी आपको काम करना है, जब तक वो पारित नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो समिति है, ये समिति नगर पालिका के किसी भी ऐसे विषय का पुनरीक्षण कर सकती है, ठीक है, उसकी जांच कर सकती है, एक तरीके से कोई भी विवरण या लेखा मांग सकती है। क्लियर है? चलो, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट और ध्यान देना आप, इन समितियों में जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, बैठकों में अपनाई जाने वाली समिति, बैठक में ये वाली जो समिति है ना, इनमें जो गण पूर्ति होती है वह होती है आधे सदस्य। यदि आधे सदस्य नहीं रहेंगे तो भैया बैठक नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आप। 59 में और कुछ भी नहीं है। वार्ड समिति के सामान्य कृत्य, अभी सामान्य कृत्य वही हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंध करना, स्वच्छता, विकास स्कीम हो गई, और विभिन्न जो आपके समूह हैं वार्ड में लोगों के, उनमें सामंजस्य बनाना, सामाजिक कल्याण के आपके कार्यक्रम हो गए, पार्कों का रखरखाव हो गया, लाइटें हो गई, और खेलकूद गतिविधि बढ़ाना, सांस्कृतिक गतिविधि बढ़ाना, और आपके जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसके लिए जो जो हितधारक हैं उनके बारे में मालूम करना, भैया किसको ये स्कीम देनी है, सबको स्कीम पहुंचाओ। ये काम इसमें सामान्य कृत्यों में। 61 शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य जो प्रत्यायोजित किया जा सकेंगे, डेलीगेट किए जाएंगे। क्लियर है? इतनी सी बात है। मतलब कहने का तात्पर्य इसमें यह है, नगर पालिका की जो समितियां हैं, ठीक है ना, समितियों को ये अधिकार होगा, ये शक्ति होगी, ठीक है, कि वो उनके कामों में, मतलब उनके जो डेलीगेशन करने के लिए उनकी जो शक्तियां हैं, कर्तव्य हैं, यदि उसमें कोई हानि नहीं होती है तो वो अपने कार्य सौंप सकती हैं। क्लियर? जैसे कि जैसे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम कर लेगा। क्लियर? यदि अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो सदस्य ये काम संभाल लेगा, और सदस्य भी नहीं है तो फिर भैया नगर पालिका में से जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक को चुन लेंगे। अब इसमें वही पुरानी बात ध्यान रखना, यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का है तो आरक्षित वर्ग के सदस्य को ही आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं है तो नगर पालिका जिसको उपयुक्त समझे उसको उसकी जगह मतलब डेलीगेट कर देगी काम। ये ध्यान रखना आप। ये आपने पहले पढ़ चुका है, पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन समितियों के संबंधित भी वो सेम ही बात अपन दोबारा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। 62 नगर पालिका तथा समितियों के कार्य, कार्यवाहियां उसके सदस्यों की निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन आदि के कारण दूषित नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है मेरे मित्र, यदि मैं कोई समिति है जिसने कोई काम किया है ना, अब वो बाद में क्या हो गया, समिति के वो सदस्य को डिस्क्वालीफाई हो गए, निर्हरता हो गई उनकी भैया, तो क्या उनके द्वारा किए गए, कमेटी के द्वारा कार्य क्या रहेंगे या कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल रहेंगे। क्या वो दूषित नहीं होंगे? ये बात आप ध्यान रखना, प्रभावित नहीं होंगे। कहने का मतलब है कोई भी सदस्य यदि अयोग्य हो गया समिति का तो क्या होगा, उनके द्वारा किए गए कार्य क्या अयोग्य हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे, वो विधि मान्य रहेंगे। बस इतनी सी बात रखना। 63 नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि का दायी होना। कहने की मतलब ये है कि भैया इसी फंड से सारे खर्चे करने हैं आपको, जो भी खर्चे होंगे, जो भी व्यय होंगे, नगर पालिका निधि के माध्यम से होंगे। क्लियर है? अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया, वो वैयक्तिक रूप से दायी नहीं है इस प्रकार के कोई भी खर्चे करने के लिए। ये सारे व्यय किस पर होंगे? नगर पालिका पर भी इसी की निधि पर इनकर्ड होंगे।
बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को गलत खर्चा करता है, दुर्विनियोग से करता है, हैं, जिसके कारण नगर पालिका को हानि होती है, गलत व्यय करता है जानबूझ के, जैसे कि आईपैड खरीदने थे और उसकी कीमत थी 20,000, उसने 25-26,000 रुपये में ज़्यादा में खरीदवा लिए, बिल बढ़े हुए बिल दिखाती है। तो इस प्रकार यदि नगर पालिका को हानि होती है तो इस प्रकार की हानि होगी तो वह व्यक्तिगत व्यक्ति ही उत्तरदायी होगा जिसने वो खर्चा किया है। ये इतनी सी बात आप ध्यान रखना इसमें। 64 क्या कहता है, नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। वो पहले भी हमने चर्चा कर ली कि आप अध्यक्ष हैं या जो भी सदस्य हैं तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जिसमें आपका कोई व्यक्तिगत हित हो। अभी समिति के हिसाब से बात हो रही है ना, इसलिए हम वही बात सारी कर रहे हैं, लेकिन ये हम उस कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और उस कमेटी के सदस्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। 65 नगर पालिका के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के लिए शास्ति, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दो बातें हैं, एक तो सदस्य इस प्रकार का काम करता है तो उस पर क्या शास्ति मतलब पेनल्टी लगेगी, और कर्मचारी करता है उस पर क्या पेनल्टी लगेगी, ये ध्यान रखना आप। देखो जो सदस्य है उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी, 5,000 रुपये, धारा 24 के अंतर्गत। वो एक बार 24 देख लेना, मैंने आपको बताया था ना 14, 21, 24, वो देख लेना। सदस्य पर धारा 24 में उल्लेखित निर्हरता के अलावा क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा, ठीक है ना। और कर्मचारी है, कर्मचारी पर भी 5K मतलब 5,000 का जुर्माना लगेगा, प्लस उस पे नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, ये ध्यान रखना। 65 में केवल सदस्य है तो उस पर केवल 5,000 रुपये का जुर्माना, और उसकी सदस्यता तो जाएगी, मतलब धारा 24 में जो भी उल्लेखित निर्हरता है उसके अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना। सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। सिंपल सी बात है, नगर पालिका में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, हाँ, चाहे वो किसी संविदा के माध्यम से लगे हुए हैं या आपने सपोज करो कचरा उठाने के लिए बाहर से आपने टेंडर के माध्यम से वहाँ पर ट्रैक्टर लगा रखे हैं, तो उसको चलाने वाले, कचरा उठाने वाले, काम करने वाले, चाहे आपने उसको किसी को लीज पे काम दे रखा है, ये सभी क्या कहलाएंगे भैया, लोक सेवक समझे जाएंगे। क्लियर है। नगर, और ये सारे सदस्य भी लोक सेवक समझे जाते हैं, ठीक है ना, पार्षद भी, मतलब नगर पालिका का सारे सदस्य, अधिकारी हो गए उनके, हाँ, सारे कर्मचारी हो गए, और मेन बात जो भी नगर पालिका से संबंधित जो टैक्स उद्ग्रहण कर रहे हैं, पट्टेदार हैं कोई, ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, लोक सेवक कहलाएंगे। ये छोटा सा था अध्याय, लेकिन इम्पोर्टेंट था संचालन और ये समितियों के बारे में। इसमें से डेफिनेटली 2 या 3 प्रश्न अच्छे बनते ही बनते हैं। इनका विशेष छोटे छोटे फैक्टों का ध्यान रखना। तो सोचता हूँ ये भी अपना रिवाइज हो गया। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट वाला और कर लेते हैं फटाफट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सभी को राम राम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपना जो सेशन चल रहा है वो बेसिकली EORO के हम फास्ट रिवीजन को लेके साथ में लेके चल रहे हैं, कि हमारा ऐसा उद्देश्य है कि हम ये जो जितने भी अपने जो सेक्शंस हैं इनका 2 से 3 बार रिवीजन कर दें। तो इन रिवीजन में आपको जानकारी अब हो ही गई होगी कि हम वही पार्ट ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो कीवर्ड्स को लेते हुए उस सेक्शन का पूरा अर्थ भी समाहित हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। बेसिकली मोर और लेस ये आपस में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला रिवीजन रहेगा। इससे पहले वाले हमने अध्याय 3 कर लिया था। अब नगर पालिका संपत्ति में 67 से लेकर 75, इसको हम एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अध्याय 4 नगर पालिका संपत्ति से संबंधित है। सेक्शन 67 से लेके 75 तक है। इसमें कई पार्ट जुड़े हुए थे। 2-3 आपको सेक्शन इसमें मिलेंगे जिसमें ए बी करके इसी में ज़्यादा जुड़े हैं। संपत्ति में नए नए विवाद आते रहते हैं, नए नए चेंजेस होते रहते हैं, तो इसमें ये कई सेक्शन और जोड़े गए हैं। ठीक है। 67 क्या कहता है? देखो 2 शब्दों को ध्यान देना इसमें, संपत्ति अर्जित करना और धारण करने से संबंधित है। पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एक्वायर मतलब आपने किसी से संपत्ति ली और आपने क्या कर ली, उसको धारित कर ली। एक बात समझ के इसमें यूँ चलना कि नगर पालिका में जैसे मैं हूँ इंडिविजुअल, मेरी कोई ना कोई संपत्ति है, ऐसे नगर पालिका की भी संपत्ति होती है। ध्यान रखना, उसी को दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू रख के इन सारे सेक्शंस को समझोगे तो आसानी हो जाएगी।
बिल्कुल नगर पालिका की संपत्ति होती है, गवर्नमेंट देती है कि भाई ये ऑफिस ये जमीन ये आपकी है, इसको आपको लोक कल्याण के रूप में काम में लेना है। 67वां ध्यान कर लो, अर्जित और धारण करने की शक्ति। ठीक है, अच्छा नगर पालिका का एक सीमा चिन्ह होता है जो हमने देखा था, उस सीमा चिन्ह के भीतर और बाहर, ये कीवर्ड ध्यान रखना, भीतर और बाहर हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी और होल्ड भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब प्रॉपर्टी अपन दो प्रकार की देखते हैं, मूवेबल और इमूवेबल, जंगम और स्थावर। स्थावर मतलब एक ही स्थान पर रहेगी, कोई मकान दुकान स्थावर हो गई, जंगम हो गई आपके पास जेसीबी मशीन एक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बताया, ये दो प्रकार की संपत्ति हो गई। क्लियर, इन संपत्तियों को अर्जित करना और धारण करने की शक्ति के बारे में बता रखा है। अच्छा, संपत्ति आपको वैसे कैसे मिल जाएगी, देखो अगर मुझे लगता है कि कुछ प्रॉपर्टी मुझे दान करनी है, मैंने दान कर दी नगर पालिका को लोक हित में, क्रय के द्वारा भी नगर पालिका संपत्ति ले सकती है। ये दो वर्ड ध्यान रखना, दान द्वारा और क्रय द्वारा, ये दो प्रकार से संपत्ति आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। 68 वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, नगर पालिका में संपत्ति का निहित होना। ठीक है, एक बात और सको, कुछ संपत्ति आपको क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र के सीमा चिन्ह में है? वो हम क्या कहेंगे, ये जो भैया पार्क है ये नगर पालिका का पार्क है। तो जब आप कहते हो ना नगर पालिका का पार्क है, आपका सेंस क्या है कि ये संपत्ति किसकी भैया, नगर पालिका में है, मतलब इसका अधिकार क्षेत्र किसका है, नगर पालिका का है। क्लियर, अच्छा इस प्रकार का ये जो पार्क वगैरह और अन्य जमीन दे दी, कौन देता है, ये राज्य सरकार देता है, ये ध्यान रखना। इसमें दो ही कीवर्ड्स हैं, एक तो राज्य सरकार ये संपत्ति देता है, और ये जो संपत्ति दे रहा है राज्य सरकार, ये ट्रस्टी के रूप में इसको यूज में लेती है, न्यासी के रूप में इसकी देखभाल करती है। यदि इसका कुप्रबंध करेगी तो नगर पालिका, यदि कुप्रबंध करती है ऐसी संपत्ति का, राज्य सरकार इसको क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है इस सेक्शन में। क्लियर, और कोई भी भूमि प्राप्त करेगी वापस लेगी तो राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। स्पष्ट है। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक पार्क का एग्जाम्पल दिया, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको विशेष ध्यान रखना। एक लाइन यदि आपसे मैं कहूँ निहित संपत्ति में, तो निहित संपत्ति में समस्त सार्वजनिक भूमि, एग्जामिनर क्या देगा, आपको 3-4 पॉइंट देगा और बोलेगा बताओ इसमें से नगर पालिका में कौन कौन सी निहित संपत्ति है। एक आप ध्यान रखना, समस्त सार्वजनिक संपत्ति इसी के अंतर्गत आते हैं। और जैसे अपने जयपुर शहर में परकोटे हैं, बाजार हैं, स्लॉटर हाउसेज हैं, एक ये खाद और विस्टा डिपो, मलमूत्र जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ये डिपो हैं, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके वेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ नगर पालिका, ये ध्यान रखा। ठीक है, और ऐसा कोई भी फंड जो नगर पालिका निधि से बनाया गया है या मेंटेन किया जाता है, जितने भी तालाब हैं, आप जलाशय देखते हैं, झरने देखते हैं, नालियाँ देखते हैं, पाइप लाइन देखते हैं, ऐसे आप संकर्म देखते हैं, या ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो नगर पालिका के यूज़ में आ रही हैं, कुएं के समीप की जो भूमि है, या ये सारी क्या कहलाएंगी, आपकी वेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ नगर पालिका कहलाएगी। बस ये जितनी भी बातें हैं इसके अंतर्गत वो निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जितने भी सरकारी भवन हैं, ठीक है, वो भी इसी में आएंगे। क्लियर, बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इनमें। 68A भूमि का नगर पालिका में निहित होना, लैंड टू वेस्ट इन द म्यूनसिपैलिटी एंड इट्स डिस्पोजल, मतलब क्या है कि जो लैंड अब आपकी निहित है, आप उसका क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। आपको ये अधिकार है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। किसका अधिकार है, नगर पालिका को अधिकार है। आपसे मेरा तात्पर्य नगर पालिका को ये अधिकार है। अब इसमें एक कीवर्ड ध्यान रखना, जो भी अभी मैंने वेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ की आपसे बात करी थी, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको छोड़कर हम क्या मानते हैं, ये भूमि नगर पालिका की भूमि में निहित है। क्लियर, उनमें से पहली भूमि ध्यान रखना, नजूल भूमि को छोड़कर। अपने RS मेंस में 3 बार पूछ लिया नजूल भूमि, 2 बार तो लगातार इस साल वाले मेंस में पूछ लिया और इससे पिछले वाले मेंस में लगातार पूछ लिया नजूल भूमि। क्लियर है, नजूल भूमि बेसिकली आबादी क्षेत्र की सरकारी भूमि होती है। ठीक है, नजूल भूमि को छोड़कर समस्त भूमि आपकी क्या कहलाएगी, नगर पालिका की वेस्टिंग प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्लियर, और ऐसी भूमि जिस पर आपने डेवलपमेंट कर दिया है या डेवलपमेंट करने से पहले है, इस प्रकार की भूमि का ये उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है।
और ये जो भी भूमि रहेंगी नगर पालिका के किस में रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी, उसके सुपरविजन में रहेंगी। इतनी सी बात आप ध्यान रख लेना। नजुल भूमि के बारे में आप पूछेगा नहीं, हमारा 1956 है भू राजस्व अधिनियम, उसमें 103 में इसको परिभाषित किया गया है। अब देखो ये जो संपत्ति आपने अर्जित करी है, एक्वायर की है, कैसे करेंगे आप, वो बता रखा है। करार के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से, पट्टा या अनुदान के माध्यम। पट्टा और कुछ नहीं होता, एक तरीके से रेंटेड प्रॉपर्टी, लीज होती है, आपने किराए पे दे दी। अब ये अपने यहाँ पर हम देखते हैं 90 साल की जो लीज होती है, 20 साल की, 30 साल की, ये लीज होती है, मतलब किराए पे ले ली, किराया देना पड़ेगा आपको उसका। विनिमय मतलब एक्सचेंज कर लिया। मेरी कुछ भूमि थी, मैं नगर पालिका को दे दी, नगर पालिका ने उसके बदले मुझे दूसरी जगह अलॉटमेंट करके दे दिया। करार मतलब हमने आपस में बेसिकली एक एग्रीमेंट कर लिया कि सपोज करो कि सिंधी कैंप बस अड्डे के पास ही कुछ भूमि थी, हमने सिंधी कैंप ने बोला साहब मुझे दे दो, हमने एग्रीमेंट कर दिया, आप हमें इतना इसका किराया देते दे रहना, हम आपको भूमि दे देंगे, आप इसको यूज़ में ले लो, टिकट काउंटर बना लो। तो ये क्या है, एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि। अब सेम इसमें हम भी किसी की भूमि करार के माध्यम से ले सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। दान आपको पता ही है, अनुदान, मुझे लगा कि मुझे स्कूल बनाने के लिए कुछ भूमि देनी है, मैंने नगर पालिका को भूमि दे दी। कोई छोटा सा स्वच्छता के लिए, कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाने के लिए भूमि दे दी। क्लियर। और ये जो अनुदान है ध्यान रखना, चल या अचल संपत्ति के रूप में हो सकता है। क्लियर। या पैसे के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, मेरे को लगा कि मुझे इनको एक जेसीबी दान देनी है, ट्रैक्टर दान देना है, दे दो। दोनों प्रकार में हो सकता है, चल और अचल, दोनों प्रकार की संपत्ति में आप दान कर सकते हो। इतनी ही बात ध्यान रखनी है। देखो जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ना, ये चर्चा उस लेवल पर हो रही है कि जब आपने कोर्स 1 या 2 बार पढ़ लिया है। आपको अब क्या करना है, शांति से बैठ के अपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना है और मेरे साथ उसको चर्चा करनी है। मैं आपके साथ जो चर्चा करता जा रहा हूँ, आपको आपने जो पढ़ा है उसके साथ उसको बस टैली करते जाओ, मिलाते जाओ, फटाफट आपका पूरा क्या हो जाएगा मेरे मित्र, रिवीजन हो जाएगा। और क्या होता है, डेली ये सेक्शंस और पढ़ते पढ़ते क्या मोनोटोनी हो जाता है एनवायरनमेंट, तो फास्ट फॉरवर्ड चलाना आप वीडियो को और खटाखट इसको रिवीजन करते जाना। क्लियर है। 69A, एक्सेप्टेंस ऑफ सरेंडर राइट्स इन सर्टेन लैंड्स एंड इश्यू ऑफ लीज डीड। कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण मतलब सरेंडर की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना। 69A। देखो बेसिकली क्या होता है, इसको ऐसे समझ के चलो आप, इसको आप ऐसे समझो मेरे मित्र, जैसे कि जयपुर में हमने देखा रियासत काल में कभी आपके किसी वहाँ पे कोई कुल पंडित थे या वहाँ कोई क्षत्रिय थे या वहाँ काम करने वाले थे, उनको कोई ज़मीन दान कर दी। ठीक है, सपोज करो ये एक ज़मीन का टुकड़ा दान दे दिया। अब 200-300 साल से आपके दादा परदादा और उनको ये ज़मीन दान हुई थी, चली आ रही है। ये आपके पास धारण तो है, कैसी भूमि है, गैर कृषि भूमि है। कैसी भूमि है मेरे मित्र, गैर कृषि भूमि है, लेकिन इसका आपके पास पट्टा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको तो मिली भैया, सिंस एंसेस्टर से आप इसमें अपना धारण करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार की गैर कृषि भूमि को आप क्या करा सकते हैं, इसका पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, नगर पालिका को सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ प्रभार या चार्ज आपसे नगर पालिका वसूल करेगा और इसका आपको पट्टा दे देगा। क्लियर है, पट्टा विलेख जारी कर देगा। बस इतनी सी बात है, मतलब एक पूर्ण स्वामित्व का पट्टा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे मित्र, भूमि का अनिवार्य अर्जन। सेक्शन 70 क्या कहता है, कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। जैसे कि ये अपनी नगर पालिका है, ये अपने नगर पालिका का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, कोई डंपिंग यार्ड मान लो आप। क्लियर है, इसकी हमें आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आबादी भूमि है, ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है, यहाँ फिलअप हो गई। तो हमने राज्य सरकार से निवेदन किया कि साहब हमें क्या चाहिए, ये भूमि चाहिए है। अब वो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो चाहे बाहर हो, इसका अनिवार्य अर्जन हो सकता है। राज्य सरकार नगर पालिका के रिक्वेस्ट करने पर, अनुरोध करने पर इसका अर्जन कर सकती है। एक एक्ट है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, वो लागू होता है। इस प्रकार की भूमि का वो अर्जन करके किसको दे देगी, नगर पालिका को दे देगी। और नगर पालिका से इसके बदले में कुछ मुआवजा, प्रभार नगर पालिका को राज्य सरकार को भुगतान करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और वो फिर नगर पालिका में निहित हो जाएगी, नगर पालिका की वेस्टिंग प्रॉपर्टी कहलाएगी ये।
71 देख लेते हैं। कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमन आदि, अलॉटमेंट, रेगुलाइजेशन एटसेट्रा ऑफ सर्टेन लैंड, सर्टेन लैंड की बात कर रहा है, वही अलॉटमेंट और रेगुलराइजेशन की बात कर रहा है। 71 देखो, आपने खूब सुना होगा, कई बार आपने प्रॉपर्टी लेने गए होंगे आपके पिताजी वगैरह, तो सोसाइटी वाला कहता है साहब इसकी 90 ए हुई है इस भूमि की। अब ये कृषि भूमि नहीं है, 90 ए हुई है, हमने नगर पालिका को, वैसे 90 ए में क्या होता है, एक भूमि को नगर पालिका को सरेंडर कर दी जाती है, दे दी जाती है, नगर पालिका फिर उसमें जो भी ज़मीन के वो टुकड़े बिकते हैं उसके पट्टे जारी करके दे देती है, वो 90 ए होता है। क्लियर? नगर पालिका को किसी भूमि को निस्तारण करने के लिए 90 ए के माध्यम से उस भूमि का निस्तारण किया जाता है, कन्वर्जन करके उसको। स्पष्ट है? इतनी सी बात इसमें ध्यान रखना, ज़्यादा इसके डीप में मत जाना। क्लियर? 90 ए के थ्रू रेगुलराइजेशन। और अलॉटमेंट से क्या रिलेटेड है? सपोज करो कि आपके यहाँ पर गुमंतु जाति के लोग रहते हैं, हाँ, आपके खूब सारे परिवार रहते हैं, उन परिवारों को आप क्या करते हैं, कोई कहीं पर ज़मीन लेके उसमें क्या कर देंगे, उनको अलॉटमेंट कर देंगे। वही जो भूमि अलॉट करते हैं नगर पालिका के द्वारा, वही उसके लिए वो कुछ प्रभार ले लेती है और निर्धारित अनुपात में नगर पालिका निधि में उसको जमा करा दिया जाता है। ठीक है? और उसमें से कुछ हिस्सा राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें भी जमा करा दिया जाता है। इतनी सी बात है। क्लियर? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात का आप ध्यान रखना, अनिवार्य अर्जन में, सॉरी, कतिपय भूमियों के अर्जन में, इसमें जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और जैसे कि हॉस्पिटल के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, ऐसी कुछ सेवाओं के लिए आपने भूमि रख रखी है, तो उसका आप आवंटन नहीं कर सकते, उसका आप आवंटन नहीं कर सकते। इसका विशेष आप मित्र ध्यान रखना है इसमें। इतनी सी बात है। 90 ए की जब भी बात आ जाएगी तो सेक्शन 71 में रेगुलराइजेशन 90 ए के अंतर्गत की सर्टेन लैंड की नगर पालिका कर देती है। ये आप ध्यान रखना। एग्जामिनर 90 ए से संबंधित प्रश्न पूछे तो ध्यान रख लेना आप किसकी बात कर रहा है, वो सेक्शन 71 की बात कर रहा है। देखो, इनमें आपको राजस्व विभाग की ये बड़ी कठिन टर्मिनोलॉजीज हैं, इनमें पीएचडी करने की तुम्हें कतई आवश्यकता नहीं है। ये रिवीजन है ना, अब बस कीवर्ड पकड़ पकड़ के उसको याद करे जाओ, जिससे तुम्हें भूलो ना, वहां पर याद आ जाए बस कीवर्ड से। 71 कीवर्ड, कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन, बस खत्म बात। 72 नगर पालिका संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी और संविदा और ऐसे संकर्मों के लिए संदाय मतलब पेमेंट। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप क्या बन जाओगे, ईओ बन जाओगे, आपके माध्यम से ये काम होगा। हाँ, सरकार के कुछ बेसिक लैंड एक्वाजिशन है, जैसे मैंने आपको बताया बस स्टैंड के साथ में कोई भूमि हो, उसके साथ आपको कोई एग्रीमेंट करना है, तो गवर्नमेंट कोई ना कोई एक कर्मचारी लगा देता है, एक अधिकारी नियुक्त कर देता है कि साहब ये आप काम करो, इनके साथ आप जो भी एग्रीमेंट करना है, जिस प्रकार से भी भूमि का डेवलपमेंट करना है, पॉलिसी बनानी है तो आप बनाओ। क्लियर है? तो इस काम के लिए एक तो वो क्या कर सकता है, अधिकारी संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दूसरा उसके लिए उनको पेमेंट कर सकता है, और वो पेमेंट की एक राशि होती है ना, उपयोग सीमा तक वो भुगतान कर सकता है। जैसे लगा कि यहाँ पर हमें नगर पालिका का कुछ एरिया खाली पड़ा था, उसने सोचा हमें यहाँ पर स्टॉल्स लगवानी है, हर जो हॉकर्स घूमते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड कराना चाहते हैं वहाँ दे सकते हो, और उस एरिया के लिए जो डेवलपमेंट करना है और वहाँ पे करार करके उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक नियमित सीमा तक का भुगतान है, वो आप राशि का भुगतान कर सकते हो। कौन? जो राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होगा। बेसिकली ईओ आप ये काम करेंगे बनने के बाद अधिकारी, इतना ध्यान रखो। 73 संपत्ति के अंतरण, ट्रांसफर और संविदाओं के संबंध में उपबंध प्रोविजन, संविदाओं मतलब कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में प्रोविजन है। क्लियर? इसको देख लो। ट्रांसफर और प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा सिंपल सा है, इसकी कठिन लैंग्वेज में मत जाना। ये बस इतना सा कहता है कि आप संपत्ति को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ? कोई भी जंगम या स्थावर संपत्ति को नगर पालिका, भूमि कोई सरकारी या इससे संबंधित कोई भूमि, उसको पट्टे पर, विक्रय पर और नियमित करने के लिए आवंटित कर सकती है, और उसको ट्रांसफर भी कर सकती है। इतना ध्यान रखना। अब इसमें दो बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना कि यदि सरकार को लगता है कि आपने जो इस प्रकार का ट्रांसफ़र किया है उसमें कोई अनियमितता बरती है या किसी से अवांछित लाभ लेके आपने उसको भूमि का अलॉटमेंट कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो रद्द भी हो जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। और इस प्रकार से संबंधित व्यक्ति जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है, गलत कॉन्ट्रैक्ट में रह रहा है, उसको आप बेदखल भी कर सकते हो। ट्रांसफ़र वाली केसेस में बता रहा हूँ। अलॉटमेंट वाला जो है, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो मैं आपसे कह रहा था, उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना
क्या होता है मेरे मित्रों, नगर पालिका इस प्रकार के जो कई कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, कि आवासन मंडल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, साहब हमारी भूमि यहाँ पर क्या करेंगे, कोई आप मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट बनाओ, गरीबों के लिए प्रोजेक्ट बनाओ या सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए प्रोजेक्ट बनाओ। तो उसमें इसके अंतर्गत एक विशेष बात का ध्यान रखना कि ऐसी परियोजना जो बनाते हैं आवासन मंडल या नगर पालिका के द्वारा, ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसमें आवासन के लिए यदि वो बन रही हैं तो उसमें 20%, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, निम्न आय समूह है, ठीक है, निम्न आय समूह, लोअर इनकम ग्रुप, LIG के जो फ्लैट हैं वो 20% आपको रियायती दर पर इन लोगों को आवंटित करने पड़ेंगे यदि इस प्रकार का आप भूमि ट्रांसफर करते हो। इतनी सी बात ध्यान रखना। क्लियर है? जैसे मेरी कोई हाउसिंग सोसाइटी है या मैं कोई बिल्डर हूँ, मैंने नगर पालिका से कोई भूमि ली, आवंटित करवाई, क्लियर है, चाहे मैंने उसको पट्टे पे ली, चाहे मैंने उनसे विक्रय करी, तो ये कहती है नगर पालिका के साथ, देखो हम बेसिकली डेमोक्रेसी में बैठे हैं, हमारी भूमि में 20% EWS और LIG वाले लोगों को आपको इसमें से जो भी आप आवासन का प्रोजेक्ट बना रहे हो इन इकाइयों में से इतनी प्रतिशत आपको फ्लैट्स EWS को देनी है। क्लियर है? अच्छी लगती है ना सारी बातें। अब वास्तव में जो होता है वो होने दो, आप ये 20% ध्यान रखना, इसमें से यही प्रश्न बनता है। 74, अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टा धृति आधार पर होना। पूर्ण स्वामित्व मतलब फ्री होल्ड, और पट्टा धृति मतलब होता है लीज होल्ड। कहते हैं ना कि साहब ये खान है 90 साल के लिए है, ये जमीन है 90 साल के लिए है, और लेकिन फ्री होल्ड तो क्या होता है, 200 300 500 साल तक के लिए फ्री होल्ड आपको जमीन दे दी। क्लियर है? तो ये है ट्रांसफर पूर्ण स्वामित्व के आधार पर और पट्टा द्वितीय आधार पर होना। इतनी सी बात है। ये किस में बता रखा है? ये बता रखा है 73A में, फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। इतना सी ध्यान रखो, इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है मेरे मित्र, अगला देख लो 73B, आवंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण। रिवोकेशन मतलब आपने किसी को आवंटित किया तो उसको दोबारा से रिवोक कर लिया, वापस ले लिया, या किसी को पट्टा दिया, लीज पे दिया, उसको आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्लियर है? अब देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना, कब करोगे आप, कोई मिथ्या दस्तावेज आपको प्राप्त होती है, कोई मिथ्या घोषणा करके आवंटन प्राप्त कर लेता है, तो आप क्या करोगे, उसको नोटिस दोगे। हाँ देखो इसको तो बेसिकली वैसे भी समझ लो आप कि योगी जी ना इसको खूब काम में लेते हैं, इस 73B को। बेसिकली क्या है, कोई जमीन है जिसको आपने आवंटित किया, मालूम पड़ा कि ये सारे मिथ्या और गलत तथ्यों के माध्यम से इन्होंने ये लिया है, तो इसको क्या करेंगे, वो कैसे रिवोकेशन और कैंसिलेशन करेंगे, वो एक नोटिस देंगे, जो भी उसके हितधारक हैं उनको नोटिस देंगे। ठीक है? और नोटिस में उनसे मांगेंगे भैया कि इसका क्लैरिफिकेशन दे दो। 7 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है? 7 दिन का समय दिया जाएगा, कम से कम 7 दिन, 4-5 नहीं, 7 दिन तो आपको उनको देना ही पड़ेगा समय। उसके बाद फिर अपने तथ्यों को पेश करेंगे, फिर नगर पालिका उसको चेक करेगी, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं ये सब गलत है, इसको तो भैया तोड़ना पड़ेगा, बेदखली करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, हाँ, या कैंसिलेशन करना पड़ेगा। तो वो 7 दिन का एक पीरियड उनको नोटिस पीरियड मिलता है। अच्छा, इसके बाद क्या आप अपील कर सकते हो? नगर पालिका ने बोल दिया नहीं तो साहब कैंसिल है साहब, बिल्कुल अपील हो सकती है। अपील 15 डेज। क्या? जब आपने अपीलेट को सूचना दे दी उससे 15 दिन गिन लेना, उसमें अब अपील करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं। अच्छा, और कुछ ऐसे कारण हैं कि लगता है कि साहब नगर पालिका को साहब 15 दिन हमने दिए तो थे, इनके घर में कोई मौत हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया जो कि रुक नहीं सकता था और उसको भैया उसमें इंडल्ज होना ही था, तो ये समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आप ये 7 दिन नोटिस का ध्यान रखना और ये अपील का 15 डेज ये याद रखना। ठीक है? अपील किसको करेंगे? राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकृत अधिकारी है उसको करेंगे। समझ गए मेरे मित्र? समझ गए? या चलो। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि इस मामले की सुनवाई या अपील आपका जो सिविल कोर्ट है उसमें नहीं होगी। आपको नगर पालिका में जो राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी है वही होगा, सिविल कोर्ट में अपील नहीं होगी।
ये बात आप विशेष रूप से मेरे मित्र ध्यान रखना, इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। 73B में एक और था मेरे मित्र, 73B में, एक मिनट रुको, इसमें बड़ा अच्छा था। हाँ शायद वो बेदखली से रिलेटेड है। एक मिनट रुको यार, मैं देख लेता हूँ। नहीं, बेसिकली सारी बात का मैंने आपको जस्ट बना दिया। वो एक प्रश्न था 73B का सब क्लॉज 3, उसमें बेसिकली ये था कि नगर निकाय के द्वारा जो पारित कोई भी आदेश है उसके अधीन राज्य सरकार को या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। ये अपील वाली बात है 73B। वो उसमें प्रश्न था, वो मेरे को ऐसा मैंने नोट कर रखा था नोट्स में कि एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि ऊपर लिख दिया वो अपील वाली बात कि नगर निकाय द्वारा पारित किसी आदेश की अपील राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को के समक्ष रखनी है। और सेक्शन क्या है पूछा था वो उस क्वेश्चन में, तो वो 73B3 है जो मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस कर लिया। 74 इन्वेंट्री एंड मैप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या है मेरे मित्र, जैसे हमें पता होता ना साहब हमारी इतनी संपत्ति है, ऐसे नगर पालिका को भी एक इस प्रकार का एक तालिका बना के रखनी होती है कि हमारी नगर पालिका क्षेत्र में हमारी ये संपत्ति हैं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक मैप बना के रखना होगा कि इस एरिया में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिस एरिया में है उस मैप में ये हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इतनी सी बात है, ये इनको बना के रखनी होती है। इन्वेंट्री एंड मैप कि इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर है मैप में ये बतानी पड़ेगी। ये किससे होगा 74 आर्टिकल कहता है। इतना ही याद रखना है, इसके आगे याद आपको नहीं रखना है। हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अब ये जो इन्वेंट्री है, ये मैप है, ये मेरे मित्र हर 1 साल में अपडेट करना पड़ता है आपको। भूमि में तो चेंजेस आते रहते हैं। आज यहाँ पर आपने कुछ आवंटन कर दिया, किसी को दे दिया, किसी से आवंटन आपने बेसिकली करार कर लिया, हाँ एक्वायर कर लिया, या किसी को ज़मीन दे दिया आपने, ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो हर साल के अंदर आपको ये नवीनतम इस प्रकार के अपडेटेड तालिकाएं और मानचित्र बनानी होती हैं। और ये जो नवीनतम अपडेटेड मानचित्र और आप तालिकाएं बनाते हैं, इसकी एक प्रति जो प्रतिवर्ष आप बनाते हैं, आपको वो डायरेक्टर निदेशक स्थानीय शासन, ठीक है, जो आपके स्थानीय निकाय है उनके कार्यालय में जमा करानी पड़ेगी। निदेशक स्थानीय निकाय। एक प्रति आपको प्रतिवर्ष स्थानीय निकाय में जमा करानी पड़ेगी, इतनी सी बात है। क्लियर है। और एक होता है वार्षिक विवरण, है ना, ये तो आप बनाएंगे कि साहब इतनी इन्वेंट्री है, इतने मैप हैं। इसके साथ साथ आपको एक वार्षिक विवरण भी बनाना होता है इसका, और ये वार्षिक विवरण की भी एक प्रति आपको मित्र निदेशक स्थानीय निकाय में जमा करानी पड़ती है। क्लियर है। चलो 75 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अर्बन लैंड एंड प्रॉपर्टीज। नगर पालिका भूमि और संपत्तियों का अभिलेखों का संधारण। मतलब भैया जो भी आपकी भूमि एसेट्स हैं उनका आपको संपत्तियों के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना है, बस संधारण करना है, इतनी सी बात है। उसको संभाल के आपको रखना है। क्लियर। भीतर बाहर जो भी आपकी संपत्ति हैं, और इसके अंतर्गत विभाग भी आ जाएंगे। क्लियर है। उन सब की एक सूची बना के आपको रखनी पड़ेगी। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इसमें नगर पालिका संपत्तियों का तो आपको रिकॉर्ड रखना ही रखना है अर्बन लैंड में। कहने का तात्पर्य ये है कि सपोज करो ये आपकी सीमा चिन्ह है नगर पालिका की, तो इसमें आने वाली सारी सार्वजनिक भूमियाँ, नगर पालिका की भूमियाँ, जो भी विभाग हैं, और ध्यान रखो इसमें निजी संपत्तियाँ भी आएंगी। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देगा, नगर पालिका, इसमें पूछेगा कि ये संपत्तियाँ अभिलेखों का संधारण करेगा। एक, संबंधित विभागों जो भी नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं वो, ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय भूमि। तीसरा, निजी भूमि ऐसे आएगा, और चौथा सार्वजनिक भूमि लिख देगा। तो ध्यान रखना निजी संपत्ति भी इसके अंतर्गत आती हैं। आपको निजी संपत्ति के भी रिकॉर्ड, संपत्तियों के
आपको संधारित करने पड़ेंगे, तभी तो आप बता पाओगे कि साहब ये निजी भूमि है और ये सरकारी भूमि है। क्लियर है? 75 तक अपन ये कर लिया। अध्याय 5 देखेंगे इसके बाद, जो है नगर पालिका का फाइनेंस और फंड, वित्त और निधि से संबंधित है। 76 से लेके 79 गुण 90 ए तक है। चलो साहब, राम राम।